हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है मानव विकास। और ये वन शॉट वीडियो रहने वाले जो आपके न्यू सेशन के अकॉर्डिंग है 2025 और 26। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से और एंड तक देखना है। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पर आपको जितने भी PDF नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फर्स्ट बुक में टोटल 8 चैप्टर हैं आपके, जिसमें हम 3rd चैप्टर को करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है आपका मानव विकास। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला टॉपिक है आपका वृद्धि और विकास, उसके बाद है आपका मानव विकास के 4 स्तंभ, और मानव विकास के उपागम, मानव विकास का मापन, और लास्ट आपका जो टॉपिक आता है वो है अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक जो हैं आपके इस बुक के अंदर हैं, जो आपको समझने हैं। ठीक है भाई, तो एंड होते हुए इस वीडियो को आपको समझ आ रहे होंगे। तो बात करते हैं पहले टॉपिक के, जिसका नाम क्या है वृद्धि और विकास। तो आपने वृद्धि और विकास जो नाम है ये आपने सुना होगा, अपने बचपन से सुनते आ रहे हो। अब हम कब कहते हैं कि भाई वृद्धि और विकास हुआ है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि आप जो है छोटे से बड़े हो गए, तो आप में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप जिस एज के हो चुके हैं लेकिन आपके अंदर उस एज तक की समझ नहीं आई है, तो मैं क्या बोलूँगा, आपका विकास नहीं हुआ है, सीधी सी बात है। तो वही ये क्या है, वृद्धि और विकास का मतलब होता है। ठीक है, किसी की वृद्धि हो सकती है लेकिन विकास नहीं हो सकता, और किसी की वृद्धि और विकास दोनों हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि और विकास का मतलब हो जाएगा। तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले मैं बात करूंगा वृद्धि की। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेसिकली पहले मैं बात करूं वृद्धि और विकास की। तो वृद्धि और विकास दोनों बेसिकली समय के संदर्भ में परिवर्तन को दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने, जो आपका वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को दर्शा रहे हैं। क्योंकि आपकी वृद्धि हो रही है चाहे विकास हो रहा है, उसमें टाइम तो लगता है ना। तो जब आपका परिवर्तन हो रहा है तो उसमें कुछ टाइम लग रहा है। तो ये यहाँ पर इसका लाइन का मतलब यही है कि वृद्धि और जो विकास है बेसिकली दोनों समय के हिसाब से क्या परिवर्तन को ही दर्शाते हैं। भाई टाइम के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। और विकास हो चाहे वृद्धि की बात हो। और वृद्धि की मैं बात करूं तो वृद्धि बेसिकली क्या होती है, आपकी मात्रात्मक होती है और मूल्य निरपेक्ष होती है। ठीक है भाई, तो जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो ये मात्रात्मक होती है, इसको हम नंबर्स में दिखा सकते हैं। अब मान लो किसी की हाइट बढ़ी है, अब किसी की हाइट बढ़ी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाई नंबर्स में तो दिखाएंगे, समझ रहे हो। अब किसी का वेट बढ़ गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी वृद्धि भी हम नंबर में दिखा सकते हैं। और ये मूल्य निरपेक्ष होती है। ठीक है, मतलब कि जो आपकी वृद्धि होती है बेसिकली इसकी कोई वैल्यू नहीं है बेसिकली। ठीक है, न्यूट्रल आप कह सकते हो उसको। तो ये क्या है, आपकी मूल्य निरपेक्ष होती है, समझ आ गया। और जो आपकी वृद्धि है बेसिकली धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। वृद्धि तो घटती भी रहती है और बढ़ती भी रहती है, समझ आ गया। वृद्धि आपकी हर चीज के लिए, यहाँ पर इंसान की बात नहीं हो रही है। वृद्धि आप किसी भी चीज में देख सकते हो, तो वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, समझ रहे हो। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। अब मान लो कि पहले एक एरिया में क्या थे, 10 घर थे। क्या थे, 10 घर थे। अब वो 10 घर की जगह 20 घर हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, वृद्धि कैसे हुई, धनात्मक हुई है। लेकिन अब मान लो 10 घर की जगह वहां 5 घर हट गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाई ऋणात्मक वृद्धि हुई है, ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो वृद्धि बेसिकली जो है आपकी, इसको हम धनात्मक भी कह सकते हैं और ऋणात्मक भी कह सकते हैं, ध्यान रख लेना है। आगे मैं बात करूं, अब इसका अर्थ क्या है भाई, कि परिवर्तन जो आपका हो रहा है ना, क्योंकि देखो वृद्धि और विकास दोनों परिवर्तन को दर्शा रहे हैं। तो आपका जो वृद्धि में परिवर्तन हो रहा है, तो ये धनात्मक कब होगा, तो धनात्मक का मतलब बेसिकली ये है कि वृद्धि को दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब कि ये बढ़ रहा है कुछ। लेकिन जब मैं ऋणात्मक की बात कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये ह्रास यानी कमी को दर्शा रहा है उस पर्टिकुलर चीज में। ठीक है, मान लो कोई चीज यहाँ थी, तो अगर आपका मैं धनात्मक बोल रहा हूँ तो वो चीज बड़ी है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ऋणात्मक है, मतलब कि उस चीज में हमें कमी देखने को मिली है। तो वृद्धि पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो सकती है, समझ आ गया। आगे देखिए, अब मैं बात करूं विकास की। तो विकास बेसिकली आपका है क्या, तो इसमें गुणात्मक परिवर्तन है, यानी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आना, क्वालिटी में चेंज होना। तो बेसिकली क्या होता है, विकास होता है। तो विकास का अर्थ बेसिकली क्या हो गया, गुणात्मक परिवर्तन हो गया, समझ आ गया। तो गुणात्मक परिवर्तन आप ऐसे समझ सकते हो भाई, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति जो था पहले बचपन से अच्छा नहीं पढ़ता था। ठीक है भाई, लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, वो अच्छा पढ़ने लग गया, उसको सब कुछ आ गया। तो उसका विकास बेसिकली कैसा हुआ, उसके वो पढ़ तो पहले भी पा रहा था लेकिन अब उससे अच्छा पढ़ पा रहा है। तो उसमें क्या, वो गुणात्मक परिवर्तन आया है। ठीक है, अब मान लो किसी को पहले ढंग से जो है बात करना नहीं आती थी। ठीक है, बात तो पहले भी कर रहा था ना वो, लेकिन अब उसको अच्छे से बात करना भी आ गई है। तो हम क्या बोलेंगे, उसमें परिवर्तन हुआ है। कैसा परिवर्तन हुआ है, गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। ठीक है, हाँ विकास कम ज्यादा हो सकता है बट विकास बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी में भी किसी की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आई है, किस में इंप्रूवमेंट आई है भाई,
किसी की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे, यानी गुणात्मक परिवर्तन को। आगे मैं बात करूं, इसका अर्थ ये है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। इसका लाइन का भी काफी अपना मतलब है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है, जो आपकी बुक कहना चाह रही है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी जो वर्तमान दशाएं हैं, क्या, जो आपकी वर्तमान दशाएं हैं, मतलब कि आज आप जैसे भी हैं, आपकी जो वर्तमान दशा है, अगर उसमें ऐड ऑन नहीं हो रहा है, उसमें ऐड ऑन नहीं हो रहा है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, विकास नहीं बोलेंगे। हाँ, आपकी जैसी दशाएं हैं अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, विकास बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। वर्तमान दशाओं में वृद्धि होने का मतलब यहाँ पर तभी तो आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब पहले मान लो कि आप 5 घंटे पढ़ रहे थे, अब 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो क्या हो रहा है भाई, ये तो वर्तमान दशा जो आपकी है पढ़ने की, उसमें वृद्धि हो रही है ना, तो इसका विकास बोलोगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो बेसिकली आपका विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक किया है भाई वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब आगे देखो भाई, देखो, तो विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, समझ रहे हो। तो वर्तमान दशाओं में वृद्धि तो हो, लेकिन कैसी, पॉजिटिव हो, कैसी, पॉजिटिव वृद्धि हो। और नेगेटिव पॉजिटिव वृद्धि मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना भाई, पॉजिटिव वृद्धि होनी चाहिए। अब देखो भाई, मैंने वही बता दिया, अगर जैसी दशा है उसमें कमी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकास नहीं बोलेंगे। लेकिन आपका विकास कब होगा, जब वर्तमान दशाओं में वृद्धि हो, वृद्धि भी कैसी, आपकी सकारात्मक हो। समझ आ गया, तो ध्यान रखना है। तो विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, और सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता, बल्कि आपका जो विकास है उस समय होता है जब जब आपका गुणवत्ता में सकारात्मकता आती है, सकारात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। बहुत यहाँ पर जो लाइन का समझने का मतलब यह ध्यान रखना है, वृद्धि हो रही है आपकी सकारात्मक वृद्धि, ठीक है, और सकारात्मक वृद्धि भी हो रही है ना, तो उसमें गुणात्मक मतलब क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव वे में, ध्यान रखना। तो यहाँ पर यही बोला है, तो विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन आता है। समझ आ गया, ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आप देखो, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि किसी निश्चित समय अवधि में, ठीक है, कोई निश्चित समय अवधि मान लो कि हमने ले लिया है कोई भी टाइम पीरियड, ठीक है, पेन चेंज कर लो 2 मिनट। देखो हमने भी कोई टाइम पीरियड ले लिया, मान लो उसको हमने 2011 से 2021 लिया, हमें कोई निश्चित समय अवधि लेनी है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं भाई, किसी भी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, ठीक है, ये क्या देखने को मिली, हमें ग्रोथ देखने को मिली है, यानी वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। क्या देखने को मिली है भाई, वृद्धि देखने को मिली है, सीधी सी बात है भाई, जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो रही है, तो ये क्या है, ये आपकी वृद्धि हो रही है। अब आगे सुनो, तो किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो रही है, तो हम इसे ये कहते हैं भाई, नगर की वृद्धि हुई है। हम क्या कहेंगे भाई, नगर की वृद्धि हुई है। लेकिन भाई नगर में लोग आए हैं, लेकिन अगर उसमें जो रहने की सुविधाएं हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता, यानी गुणात्मक परिवर्तन यानी सकारात्मक वृद्धि देखने को नहीं मिलती है, तो हम क्या बोलेंगे, विकास नहीं हुआ है। यही आगे लिखा है। फिर भी आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था और अन्य जो विशेषताएं वो पहले जैसे ही रहती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है। समझ आया, कहने का मतलब क्या है। देखो वृद्धि तो हो रही है भाई, एक नगर है वहां पर 1 लाख से 2 लाख लोग तो हो गए, तो वृद्धि है, लेकिन लोग तो बढ़ गए, लेकिन वहां पर जो सुविधाएं वो पहले जैसी ही है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। भाई देखो चीज तो पहले भी थी, तो वहां पर विकास है, लेकिन विकास और कब होगा, जब पहले से सुविधा कैसी होगी, अच्छी होगी, ठीक है, जो मूलभूत सुविधा है वो पहले से बेहतर होगी, तब हम बोलेंगे क्या, वृद्धि के साथ विकास जुड़ा हुआ है। वृद्धि तो हुई है लेकिन विकास हुआ है, समझ रहे हो। तो वृद्धि के साथ विकास कब बोलेंगे, वृद्धि जब हुई है सकारात्मक, और सकारात्मक भी किस में, गुणवत्ता में परिवर्तन हुआ है, ठीक है भाई, क्योंकि ये सब चीजें मान लो पहले भी थी, आवाज जैसी सुविधाएं मान लो पहले भी होंगी, लेकिन अगर इसमें और गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन आएगा तब हम कहेंगे क्या, विकास हुआ है। आई होप आपको वृद्धि और विकास का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब पहले क्या होता था, पहले क्या मानते थे लोग भाई, जो देश जितना ज्यादा डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि जिसकी इकोनॉमी ज्यादा बड़ी है उसका डेवलपमेंट ज्यादा, वो देश विकास के मामले में सबसे ज्यादा है, तो ये पहले माना जाता था। लेकिन इससे हम ये जज नहीं कर सकते भाई, किसी देश की आर्थिक वृद्धि से, किसी देश की इकोनॉमी से हम ये जज नहीं कर सकते कि वहां का मानव विकास कैसा है, वहां का मानव विकास कैसा है। देखो यहाँ पर यही बात करी जा रही है। तो अनेक दशकों से, ठीक है, दशक का मतलब 10 साल होता है, ठीक है, तो अनेक दशकों से
किसी देश के विकास के स्तर को, किसी देश के विकास के स्तर को बेसिकली कैसे जाना जा रहा था भाई? किसी देश के विकास को क्या जो स्तर कितना है उसको बेसिकली उसकी आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था कि भाई उस देश की आर्थिक वृद्धि कैसी है, उसमें मापा जा रहा था। तो लेकिन ये जो है किसी के विकास को नहीं दर्शाती है। अब यहाँ पर यही बात है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। मैंने बता दिया है तुम्हें कि भाई पहले ये माना जाता था कि आर्थिक वृद्धि का मतलब ये है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी उसको क्या है ज़्यादा ही अधिक विकसित माना जाता था। ठीक है, समझ आ गया? मतलब कि उसका जो विकास का स्तर है वो बहुत ज़्यादा है, उसका जो विकास का स्तर है, उसका विकास का स्तर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका डायरेक्ट लोगों के जीवन में कोई मतलब नहीं है। क्यों? अगर आर्थिक वृद्धि कितनी भी हो जाए लेकिन लोगों के रहन सहन में, लोगों के लाइफ स्टाइल में परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? विकास नहीं हुआ है। लेकिन लोगों के जीवन में परिवर्तन से इसका कोई संबंध नहीं है। कहने को तो हम भी बोल रहे हैं भाई इंडिया की जीडीपी इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, लेकिन लोगों की जिंदगी तो आज भी वैसी है भाई। आप सड़क पर निकलो, आपको फुटपाथ पे ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे, झुग्गी झोपड़ी इतनी सारी है। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई? देश की इकोनॉमी कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन हम बोलेंगे भाई वो अब नंबर्स में कितना भी दिख जाए इसका विकास इतना है, लेकिन विकास कब होगा भाई? जब लोगों के जीवन में, लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। ठीक है, वो भी कैसा? गुणात्मक। ठीक है, परिवर्तन की बात हो रही है, लेकिन कैसा परिवर्तन? ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? गुणात्मक परिवर्तन, ध्यान रखना। ठीक है, और इसी गुणात्मक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? विकास। अभी पहला ही टॉपिक चल रहा है आपका वृद्धि और विकास वाला, तो यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। किसका? इस आर्थिक वृद्धि का। देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो, मतलब जब होगा जब लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा। तो वही कह रहा हूँ, देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो उसका लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। हाँ, जब होगा जब देश की अर्थव्यवस्था तो ग्रो कर रही है, लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, क्योंकि जो आपकी आय होती है, क्योंकि जो आपकी आय होती है यानी जो आपकी इनकम होती है, कहीं ना कहीं वो आपके विकास के स्तर को दर्शा रही होती है। ठीक है, सीधी सी बात है, विकास के स्तर को दर्शा रही होती है। तो वही बात है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो लोगों के जीवन में हम बोलेंगे विकास हो रहा है। कब? अर्थव्यवस्था के साथ लोगों के पर कैपिटा इनकम, उनकी आय भी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। तो क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो उसकी इनकम है बेसिकली उसके आय के स्तर को, उसके विकास के स्तर को दिखा रही होती है। तो आई होप यहाँ पर समझ आ गया होगा भाई पहले क्या समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब किसी देश के विकास को देखा जाता है ना तो उसके फैक्टर्स है। वो आगे मैं बताऊंगा कि अगर किसी देश के विकास के स्तर को हमें देखना है तो उसमें बेसिकली किसको देखा जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स वो होते हैं। समझ आ गया? चलते हैं आगे। अब यहाँ पर अभी वही टॉपिक चल रहा है वृद्धि और विकास वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको जो विकास और वृद्धि का मतलब टोटली समझ आ जाएगा, ध्यान रखना। तो विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है, मैंने बता दिया। आर्थिक वृद्धि से कई देश की अर्थव्यवस्था कितनी भी बढ़ जाए उसका कोई रिलेशन नहीं है किससे? विकास से। लोगों के जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो विकास जब मैं कह रहा हूँ, अगर कोई मैं कहूँ भाई विकास का मतलब ये होता है, तो विकास के कुछ पक्ष होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी का विकास हो रहा है, अगर मैं बोल दूँ, देखो अगर मैं बोलूँ, ठीक है, ये क्या हमारा चिंटू है, ये क्या हमारा चिंटू है, तो अगर इसका विकास है ना तो इसने विकास मतलब कि जो विकास के पक्ष है ना वो इसकी लाइफ में फॉलो हुए हैं, इसकी लाइफ में फॉलो हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसका विकास हुआ है, तो इसका मतलब है जो ये विकास के पक्ष हैं इसके जीवन में फॉलो हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो विकास के महत्वपूर्ण पक्ष क्या हैं? ठीक है, विकास अपने महत्वपूर्ण पक्ष क्या लेता है? वो ये लेता है कि किसी देश में लोग जीवन की गुणात्मकता का जो आनंद लेते हैं, यानी जीवन की गुणात्मकता या गुणवत्ता। ठीक है, तो किसी देश के अंदर जो लोग हैं जीवन की गुणात्मकता का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, जीवन में जो है लोग हैं क्या ले रहे हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है भाई, क्वालिटी ऑफ लाइफ, या कह लो भाई अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा? ये पहला पक्ष हो जाएगा। ठीक है, कि भाई किसी देश में जो लोग हैं वो जीवनी गुणवत्ता का क्या ले रहे हैं? आनंद ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। ये पहला पक्ष हो गया। तो मैं बोलूंगा हाँ भाई विकास हो रहा है उस देश का। ठीक है, वहाँ के लोगों का, उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं, ठीक है, मतलब कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो वो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, उनको अवसर उपलब्ध है, और जिन स्वतंत्रताओं का वो भोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जो फ्रीडम उनको मिली हुई है उसको वो यूज कर पा रहे हैं, उनको वो भोग कर पा रहे हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है, आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो ये तीन बेसिकली क्या होते हैं, आ सकता है आपके एग्जाम में कि भाई विकास के महत्वपूर्ण पक्ष क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी देश के लोग जीवन की गुणवत्ता का आनंद ले पा रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है और जो फ्रीडम है वो उनको यूज कर पा रहे हैं, उसको भोग पा रहे हैं, तो ये विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। कहने का मतलब है, मैं कह रहा हूं कि किसी देश का विकास है, कि लोगों का विकास हुआ है, तो वो इन तीनों ही चीजों का यूज कर रहे हैं। आप किसी भी विकसित कंट्री को उठा कर देख लो, ठीक है, जो जिसका मतलब कि जो आगे जो हमारा HDI है, आगे बताऊंगा क्या है, उसने जो फैक्टर बता रखे हैं उसके बेसिस पर जो कंट्री की भाई रैंकिंग है कि भाई हाँ ये ज़्यादा विकसित है, ह्यूमन डेवलपमेंट इसका ज़्यादा है, तो वहाँ पर किसी भी कंट्री में चले जाओ, देख लो वो इन तीन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है आप बताना कमेंट में वैसे, ठीक है, कि मानव विकास के मामले में। अब देखो जो ये विचार है ना बेसिकली, तो मैं आपको ये विकास के महत्वपूर्ण पक्ष बताए, तो ये बेसिकली कब बताए गए थे, तो पहली बार ये हमारे जो है 80 के दशक में के अंत में और 90 के दशक के आरंभ में बेसिकली जो है ये बताए गए थे, स्पष्ट किए गए थे। तो विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो मैंने जितना भी आपको बताया है, ये जो विचार है पहली बार 80 दशक के अंत में और आपका जो 90 का दशक है, जो 90s का टाइम है, उसके आरंभ में ये स्पष्ट किए गए थे, जो जितने भी थॉट्स आपको बता रहा हूँ विकास को लेकर। अब यहाँ पर जो इन विचारों की मैं बात कर रहा हूँ विकास को लेकर, ठीक है, वृद्धि और विकास की जो मैंने बात करी आपको, जितना भी मैंने समझाया है, तो इस संबंध में बेसिकली दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री हैं, बेसिकली इकोनॉमिस्ट हैं, एक है भाई महबूब उल हक और एक है भाई अमर्त्य सेन। ठीक है, एक है भाई महबूब उल हक और एक है अमर्त्य सेन। महबूब उल हक का तो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अमर्त्य सेन जो है ना बेसिकली, ये किसी के विकास को बोलते हैं कि हाँ भाई एक व्यक्ति का विकास कब हुआ है। समझ रहे हो कि यहाँ पर दोनों अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने क्या है इस संबंध में बहुत काम करा है मानव के विकास के संबंध में, तो यहाँ पर दोनों का काम है। महबूब उल हक का तो मैं आगे बता रहा हूँ। अब अमर्त्य सेन ने बेसिकली इनका क्या योगदान है, ये क्या कहते हैं भाई मानव विकास कब होगा, ये भाई मानव विकास तब होगा कि जब हम जो मानव है उसकी क्या करेंगे, स्वतंत्रता में वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे, स्वतंत्रता में वृद्धि करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि भाई एक इंसान का विकास तब है जब हम उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि कर रहे हैं। किसमें वृद्धि कर रहे हैं भाई, स्वतंत्रता में वृद्धि कर रहे हैं, ध्यान रखना। और महबूब उल हक किसमें बोलते हैं, यही बता देता हूँ। महबूब उल हक बोलते हैं कि भाई जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनके क्या उनका जो चॉइस है, क्या है जो चॉइस यानी विकल्प, क्या भाई विकल्प, विकल्प में वृद्धि। ठीक है भाई, विकल्प में वृद्धि, समझ रहे हो, विकल्प मतलब कि चॉइस, कि उनके सामने बहुत सारे विकल्प हो और वो जितना कुछ उनके पास विकल्प वो चूज कर सके जो उनको करना है अपनी जिंदगी में, मतलब बहुत सारी चॉइस उनके पास हो। तो विकास कब होगा, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने से। और अमर्त्य सेन बोलते हैं स्वतंत्रता में वृद्धि करने से। दोनों का ध्यान आपको रखना है। समझ आ गया। अब आगे हम बात करते हैं, तो महबूब उल हक की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे बता दिया मैंने। तो मानव विकास की जो अवधारणा है ना, ठीक है, अवधारणा मतलब आपको पता होगा भाई, अवधारणा का मतलब कंसेप्ट होता है। ठीक है, कंसेप्ट होता है, ध्यान रखना भाई। तो कंसेप्ट होता है, तो मानव विकास का जो कंसेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, बेसिकली इसको किसने दिया है, इसका प्रतिपादन किसने करा है, डॉक्टर महबूब उल हक ने। ठीक है, ध्यान रखना कौन है डॉक्टर महबूब उल हक, एक अर्थशास्त्री हैं, आप इमेज देख सकते हो इनकी, ध्यान रख लेना है। तो महबूब उल हक का बेसिकली जो मानव विकास इन ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, इनका काफी योगदान है। ठीक है, इसको प्रतिपादन इन्होंने करा। अब इनके अनुसार मानव विकास क्या है देखो, तो इनके अनुसार जो मानव विकास है ना, ये कहते हैं भाई इनके अनुसार जो मानव विकास है लोगों के विकल्प में वृद्धि करता है। हम कह रहे हैं भाई कि मानव विकास हो रखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रखा है, तो इसका मतलब है कि लोगों के किसमें, चॉइस में वृद्धि हुई है, लोगों के विकल्पों में वृद्धि हुई है। समझ आ रहा है। तो अगर लोगों के विकल्प में वृद्धि नहीं हुई है तो मानव विकास नहीं हुआ है, ध्यान रखना भाई। तो मानव विकास कब होगा, जब लोगों के विकल्पों में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ये कहते हैं भाई कि इनके अनुसार यानी महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्प में वृद्धि करता है, उनके जीवन में सुधार लाता है। और इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु, सेंट्रल बिल्कुल मैं निकाल दूं, कौन है वो, इंसान है यानी मानव है। कौन है, आपका मनुष्य है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान रख लेना है। ठीक है भाई, क्या है भाई, मनुष्य है, यानी कि मानव विकास का केंद्र बिंदु किस पर सारा कंसेप्ट घूम रहा है, मानव पर घूम रहा है। ठीक है,
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मानव विकास की, लेकिन जब स्टार्टिंग में बात कर रहा था वहां पर केवल आपको विकास और वृद्धि का मतलब बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर टोटली आपकी मानव की बात हो रही है, ध्यान रखना। तो मानव विकास कब है? जब लोगों की चॉइस बढ़ रही है, मैं चाहूं मेरे को ये करना मैं कर सकूं, मेरे को यहाँ जाना मैं जा सकूं, मुझे जो मेरा मन हो वो कर सकूं, यानी मेरे विकल्प में वृद्धि हो रही है, तो मैं कहूंगा हाँ भाई विकास हो रहा है मेरा, मैं मानव विकास मेरा हो चुका है, समझ रहे हो, यानी मेरा खुद का विकास हो चुका है। ये जो भी व्यक्ति है मैं कब कहूंगा भाई मानव विकास हो रहा है? जब उनके विकल्प में वृद्धि हो रही है। ऐसा कौन कह रहा है? डॉक्टर महबूबुल हक कह रहे, ध्यान रखना। और जो जब विकल्प में वृद्धि कब होगी भाई? जब उनके जीवन में सुधार आएगा, ठीक है, आपका लाइफस्टाइल बढ़िया है, आप जो चाहो कर सकते हो, यानी आपका जीवन अच्छा हो रखा है, तभी आपके विकल्प में वृद्धि हो रही है। अभी विकल्प में वृद्धि होगी कैसे वो आगे बता दूंगा, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। आगे है, अब इस अवधारणा में सभी प्रकार जो का कंसेप्ट है मानव विकास का, इसमें जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? मनुष्य है, इंसान है, ध्यान रख लेना। समझ आ गया? तो इनके अनुसार क्या डेफिनेशन है मानव विकास की, ध्यान रख लेना है। एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है, ये आपको पूरा ये एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। इनके अनुसार जो है पूरा आप एक साथ लिख सकते हो इसको, ठीक है, ध्यान रखना। मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख दिया है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पूरा जो है डेफिनेशन लिख के आ जाएगी, तो डायरेक्ट पूछ लेगा भाई जो डेफिनेशन है किसने दी है, क्या आंसर होगा आपका? डॉक्टर महबूबुल हक होगा, ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। देखो, ये जो विकल्प है ना बेसिकली स्थिर नहीं है। आगे ये भी बोलते हैं कि जो विकल्प है बेसिकली ये क्या नहीं है? स्थिर नहीं है, बल्कि क्या है? परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील नहीं भाई, बहुत कुछ यहाँ पर इस स्टेटमेंट को बदल दिया है। जो चॉइस होती है ना भाई, जो चॉइस होती है वो स्थिर नहीं है, मतलब कि आपके जो विकल्प है वो स्थिर नहीं होते, वो बदलते रहते समय के साथ। अब देखो, आप जब बड़े से बचपन से बड़े हो गए, ठीक है ना, आप 12th में आ गए हो, अब बचपन में आपके कुछ और चॉइस होगी, अब बड़े हो रहे हो आपकी कुछ और चॉइस होगी, आपके सामने कुछ और विकल्प होंगे, ऑप्शंस होंगे, है ना। तो ये क्या है? ये परिवर्तनशील है और ये परिवर्तित होते रहने चाहिए। अगर कोई विकल्प परिवर्तन नहीं हो रहे हैं इसका मतलब भाई विकास नहीं है, ध्यान रखना। तो ये विकल्प बेसिकली क्या है? स्थिर नहीं होते हैं बल्कि परिवर्तनशील होते हैं, समय के साथ बदलते हैं। और विकास का मूल उद्देश्य बेसिकली क्या है? जो विकास है बेसिकली इसका मूल उद्देश्य ये है, ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना। क्या? ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिसमें लोग अपना सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। फिर एक अच्छा वर्ड आ गया, सार्थक जीवन। समझ आ रहा है? तो विकास का मेन पर्पस क्या है? कि लोगों में ऐसी दशाएं उत्पन्न करना कि जो लोग हैं वो कैसा जीवन जी सके? सार्थक जीवन, ठीक है। सार्थक जीवन का मतलब होता है मीनिंगफुल लाइफ। क्या? मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है भाई। तो मीनिंगफुल लाइफ जो है वो जी सके, मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है, समझ आ रहा है? तो सार्थक जीवन वो व्यतीत कर सके। तो ये क्या है? मानव विकास का मेन पर्पस है, मूल उद्देश्य है कि भाई जो लोग हैं उनका सार्थक जीवन व्यतीत कर पाए, यानी मीनिंगफुल लाइफ जी पाए। अब मन में फिर आपके क्वेश्चन आया होगा, भाई ये मानव विकास और सार्थक जीवन का मतलब क्या है? देखो, आप सोच रहे होंगे भाई सार्थक जीवन का मतलब है कि बहुत लंबा जीना, ठीक है, मजे करना, कोई टेंशन ना होना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सार्थक जीवन का मतलब है व्यक्ति लंबा तो जिए लेकिन उसका उद्देश्य भी हो जीवन में कुछ करने का, वो सोसाइटी में समाज में कुछ अपना योगदान भी दे, तो हम क्या बोलेंगे? उसको सार्थक जीवन बोलेंगे। जो लोग आ रहे सिर्फ अपने ही सुख के लिए काम कर रहे हैं, कुछ भी क्या है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, मतलब कि उसकी लाइफ का कुछ भी उद्देश्य नहीं है, कुछ भी पर्पस नहीं है, तो उसको हम सार्थक जीवन नहीं बोलेंगे। तो ध्यान रखना है। तो विकास का मूल उद्देश्य बेसिकली ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिससे व्यक्ति सार्थक जीवन जी सके। सार्थक जीवन मतलब क्या होता है? सार्थक जीवन मतलब लंबा जीवन नहीं, बल्कि जीवन में कुछ उद्देश्य भी हो और समाज में कुछ अपना योगदान भी दे सके, ये सार्थक जीवन होता है, ध्यान रख लेना। तो ये ध्यान आपको रखना है। आगे चले। अब सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, दीर्घ मतलब लंबा नहीं होता है, जीवन का कोई उद्देश्य भी होना आवश्यक होता है, ध्यान रखना। और जीवन का कोई उद्देश्य है और आपका लंबा जीवन, और मान लो लंबा जीवन भी ना भी हो लेकिन आपके जीवन का कुछ उद्देश्य है ना, तो आप सार्थक जीवन यानी मीनिंगफुल लाइफ जी रही हैं, ध्यान रख लेना। अगर आप, हाँ, आपका कुछ उद्देश्य है लाइफ में, भाई ये करना है, मुझे ये कंट्रीब्यूट करना है, तो पीछे अपने ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, क्योंकि आप एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हो। आज के टाइम पे लोगों को पता ही नहीं है भाई करना क्या है, कैसे मैं कंट्रीब्यूट करूं, ध्यान रखना। तो ये उद्देश्य होना भी आवश्यक है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? सार्थक जीवन, इसको हम बोलेंगे। और इसका अर्थ यह है कि भाई लोग स्वस्थ हों, इसका मतलब है कि लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, और वे समाज में प्रतिभागिता करें, मतलब योगदान दे सके, और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। समझ आ रहा है? यहाँ पर
पहली लाइन पे वापस पहुंचेंगे हम। यहाँ पर बोला है कि भाई विकास का मूल उद्देश्य बेसिकली क्या है, ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना कि जिससे लोग सार्थक जीवन जी पाए। तो सार्थक जीवन वो कब जी पाएंगे, जब उनका विकास होगा। और विकास कब होगा, जब वो स्वतंत्र होंगे। तो जिस स्वतंत्रता को भोग कर रहे हो, महत्वपूर्ण पक्ष में बताया था, ठीक है भाई, स्वतंत्रता का भोग वो कर रहे हो, ध्यान रखना, ये उसका ही होगा ये। और वो स्वस्थ भी हो, भाई हेल्थ नहीं है, लोग स्वस्थ ही नहीं है तो कुछ कर लेंगे, वो जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो सार्थक जीवन भाई का उद्देश्य भी होना चाहिए कहता है। और इस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सार्थक जीवन जीने के लिए मानव विकास बहुत जरूरी है। और मानव विकास कब होगा भाई, कि लोग स्वस्थ हों, ठीक है, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हो। और आगे सुनो, समाज में भाई अपना योगदान यानी प्रतिभागिता करे और उद्देश्यों को पूरा करने में आजाद भी हो, स्वतंत्र भी हो। ये कब होगा, जब उसका मानव विकास होगा, उसके विकल्प में वृद्धि होगी और ऐसी दशाएं उसके पास उपलब्ध होंगी जिससे वो सार्थक जीवन जी पाए। मान लो खुद अपना जीवन ढंग से नहीं जी पा रहा है, उसके पास कुछ रिसोर्स नहीं है, क्या वो समाज में देगा, समझ रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है। मैंने काफी टाइम ले लिया इस स्लाइड पे, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब लोगों के विकल्प की बात हो रही है। अगर हमें लोगों के विकल्प में वृद्धि करनी है, क्या करनी है, लोगों के विकल्प में वृद्धि करनी है, तो उसके लिए हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यही बात हुई है कि अगर हम लोगों के विकल्प में उनकी चॉइस बढ़ाना चाहते हैं, उनके विकल्प में वृद्धि करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उनका स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा और उनके संसाधनों तक पहुंच पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि संसाधनों तक पहुंच का मतलब है वो सामानों को खरीद पाए, ठीक है। संसाधनों तक पहुंच का मतलब है क्रय शक्ति, आपकी परचेजिंग पावर, ठीक है, क्रय शक्ति। समझ आ गया। तो ये क्या है, वैसे आपके संसाधनों तक पहुंच को दर्शा रही है। तो अगर मेरे को हमें लोगों के विकल्प में वृद्धि करनी है, तो बेसिकली इन तीन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। अब आपके मन में अभी भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है, आपको समझ आ जाएगा उससे बिल्कुल क्लियरली। देखो अब ये देखो, आगे भी समझ आ जाएगा आपको। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है, किन क्षेत्रों की बात हो रही है यहाँ पर, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, तो इनके विकल्प भी कम हो जाते हैं। सीधी सी बात है, किसी इंसान की भाई हेल्थ ठीक नहीं है, वो क्या करने की सोचेगा, उसके विकल्प भाई सब खत्म, एकदम से तमाम, एकदम से बिल्कुल तहस नहस हो जाएंगे। उसके पास, उसने एजुकेशन बचपन में नहीं ली, इनमें से एक में भी कमी आ गई ना भाई, तो उसके विकल्प ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, किसी के पास तीनों है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी उसने पूरी ली है और क्रय शक्ति भी उसकी अच्छी नहीं, संसाधनों तक पहुंच भी अच्छी है, तो उसके विकल्प भी बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता अगर नहीं है, तो लोगों के विकल्प यानी चॉइस भी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, क्या एक एग्जाम्पल के लिए, एक इलिटरेट, एक अनएजुकेटेड बच्चा कभी डॉक्टर बनने की सोच सकता है, तो उसके विकल्प में कभी भी डॉक्टर बनने का ख्वाब आएगा या और कुछ भी नहीं आएगा। तब एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने की विकल्प नहीं चुन सकता, क्योंकि उसका विकल्प जो है शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। तो वही बोला है कि भाई जो अगर इन तीन क्षेत्रों में क्या नहीं होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच में अगर उसकी पकड़ नहीं होगी, पहुंच नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, तो उसका क्या होगा, विकल्प स्थिर हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही बात आई है, एक अशिक्षित बच्चा, एक अनएजुकेटेड बच्चा जो है कभी डॉक्टर बनने का नहीं सोच सकता, क्योंकि शिक्षा के अभाव ने उसको बेसिकली क्या कर दिया है, उसका ये विकल्प सीमित कर दिया है। लेकिन अब जो एक एजुकेटेड बच्चा है वो सोच सकता है, वो क्या सोच सकता है कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, हाँ कर ट्राई तो कर सकता हूँ, हो ना हो अलग बात है, कर सकता हूँ। इंजीनियर मुझे बनना है, हाँ मैं कर सकता हूँ। मुझे टीचर बनना है, हाँ बन सकता हूँ। लेकिन भाई जिसने स्कूल ही नहीं गया, जिसने कुछ करा ही नहीं, वो सोच सकता है क्या, नहीं सोच सकता। तो उसका विकल्प, जो उसकी चॉइस है, वो यहाँ पर रुक गई, ध्यान रखना। समझ आ गया। इसी प्रकार जो है निर्धन लोग और जो गरीब लोग हैं, इसी प्रकार जो निर्धन लोग हैं बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते। समझ रहे हो, कोई निर्धन गरीब लोग, उनके घर में कोई बीमार हो गया, वो खुद बीमार हो गया, ठीक है, जो व्यक्ति है, तो वो एक अच्छे हॉस्पिटल में एक चिकित्सा उपचार चूज कर सकता है कि नहीं कर पाएगा, क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका जो विकल्प है क्या हो गया, सीमित हो गया। अब बोलोगे यार संसाधनों का अभाव, भाई संसाधनों का अभाव मैंने बताया था, क्रय शक्ति। तो एक अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए क्या लगता है, मनी लगती है, क्या लगती है भाई,
मनी लगती है। यानी कि भाई कुछ भी आपकी जो संसाधन आपको चाहिए उसके लिए पैसा लगता है। और पैसा कब आएगा? जब आपके पास आपका मानव विकास अच्छे से हुआ होगा, आपका विकास अच्छे से हुआ होगा। विकास आपका कब होगा? जब आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच आपकी होगी, ठीक है, आपके विकल्प में वृद्धि हुई होगी और आप स्वतंत्र हो गए, आपको अवसर मिले होंगे। सबसे मेन बात यहाँ पर क्या थी? आपको अवसर मिले होंगे, क्योंकि विकास के महत्वपूर्ण पक्ष में इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई थी। तो जो निर्धन लोग हैं, बीमारी के लिए कभी भी क्या है? चिकित्सा उपचार। उपचार मतलब होता है उससे बचना, ठीक है। जो भी भाई चिकित्सा उपचार का मतलब जो बीमारी है उससे बचने के लिए हमें क्या करना? उपचार करना। तो चिकित्सा उपचार के को नहीं चुन सकते, क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका जो है ये सीमित होता है विकल्प, ठीक है भाई। अच्छा इलाज सीमित हो गया है, ध्यान रखना। अब आगे हम बात करते हैं भाई मानव विकास के 4 स्तंभ की, ठीक है। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि हम इंसान है, हम 2 पैरों पे चल रहे हैं, टांग नहीं होगी हम नहीं चल पाएंगे, ध्यान रखना। वैसे ही जब मैं मानव विकास की बात कर रहा हूँ, जब मैं मानव विकास की बात कर रहा हूँ, तो इसके 4 स्तंभ हैं। क्या है 4 स्तंभ है? क्या है? इसके 4 पिलर्स हैं। क्या है भाई? पिलर्स हैं, जिस पर जो है हमारा मानव विकास टिका हुआ है, ठीक है। जिस पर हमारा जो मानव विकास है वो टिका हुआ है। अगर ये 4 स्तंभ नहीं है तो मैं बोलूंगा मानव विकास नहीं है। समझ आ रहा है? ध्यान रखना। आगे देखते हैं। तो मानव विकास के 4 स्तंभ की बात करूं तो पहला है आपका समता यानी इक्विटी। उसके बाद है आपका भाई सतत पोषणीयता यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ठीक है, डेवलपमेंट नहीं, ठीक है, आपका सिर्फ ध्यान रखना सतत पोषणीयता है, ठीक है भाई। सतत डेवलप आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग चीज हो जाती है। उसके बाद आपका उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। और उसके बाद है आपका सशक्तिकरण, ठीक है, यानी एम्पावरमेंट। तो ध्यान रखना भाई, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 बेसिकली आपके क्या है? ये स्तंभ है मानव विकास के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है यहाँ से, ध्यान रखना। देखो अब मैं बात करूंगा बारी बारी करके। तो पहला हमारा स्तंभ क्या है? समता यानी इक्विटी या इक्वालिटी आप कह सकते हो। तो समता का अर्थ बेसिकली क्या है? 11th में पढ़ा होगा आपने पोल साइंस में, समानता का मतलब तो पढ़े होगा, है ना, अगर पढ़ाई करते हो तुम लोग तो समता का अर्थ बेसिकली क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति समान हो बिना किसी भेदभाव के, उसको सारे अवसर मिले, सारे संसाधन उसको बिना भेदभाव के मिल सके, है ना। तो ये क्या होता है भाई? समानता। तो समता का अर्थ है समानता, बात एक ही है। तो समता का अर्थ है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसर के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। समझ रहे हो? तो अवसरों के समान पहुंच के लिए, यानी हर व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटीज हो, हर व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वली बटी हों, यानी किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम नहीं। तो समानता या समता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध जो अवसर है, अवसर के लिए समान पहुंच हो, ध्यान रखना। तो ऐसी व्यवस्था हमें करना, तब हम क्या बोलेंगे? समता है, ठीक है। और लोगों को जो उपलब्ध अवसर है बेसिकली वो लिंग, प्रजाति, आय और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। धर्म या कोई और भी फैक्टर ले रहे हो भेदभाव करने का, डिस्क्रिमिनेशन करने का, वो नहीं होना चाहिए, ध्यान आपको रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए? अवसरों में समानता होनी चाहिए, अवसरों में समान पहुंच होनी चाहिए। अब मुझे बताओ भाई, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष में क्या पढ़ा था हमने? कि जो अवसर उनको उपलब्ध हो, ठीक है, वो विकास उसका होगा ना, उसी व्यक्ति का विकास होगा। तो अवसर आपको बिना भेदभाव के मिलने चाहिए। पिलर्स हैं ये, ठीक है ना। पिलर्स का मतलब है विकास, इस पर मानव विकास इसी पे टिका हुआ है। तो टिकने का मतलब क्या है? पहला तो यहाँ पर यही है ना पिलर, समानता। अगर यही नहीं होगी तो विकास तो भाई पहले ही उसका रुक जाएगा, ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। सतत पोषणीयता की मैं बात करूं तो देखो, सतत पोषणीय जो है मानव विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है भाई। सतत पोषणीय का मतलब क्या है? बेसिकली मानव विकास के लिए आवश्यक, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। देखो भाई, सतत मतलब क्या होता है? सतत मतलब होता है लगातार, लगातार, ठीक है। तो सतत का मतलब जब लगातार है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो अवसर है ना, ठीक है, वो आने वाले जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को भी मिले, आने वाली पीढ़ी यानी आने वाली जनरेशन को भी मिले। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सतत पोषणीयता। मतलब कि जो अवसर को आप, जिस अवसर को आप ले पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो, ठीक है, आप जिस चीज से, जिस संसाधन से आप पोषित हो पा रहे हो, आने वाली जनरेशन भी उस मान लो जो संसाधन है और जो अवसर है उसको मिल जाए, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सतत पोषणीयता कहते हैं। अगर ये नहीं होगा तो आपका क्या होगा भाई? मानव विकास रुक जाएगा। समझ आ रहा है? ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। और समस्त
समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यही मैंने बताया, जो भी हमारा पर्यावरण है और जितने भी वित्तीय, मतलब कि हमारा समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधन, जितने भी हमें चीज़ों, तीनों की चीज़ों के नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, मतलब पर्यावरण की, चाहे जो भी हमारे वित्तीय संसाधन हो, हमारे मानव संसाधन हैं, उसका उपयोग हमें भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अगर हमें विकास की बात करनी है तो ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। और इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग, मतलब हम उसका ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जो भावी पीढ़ी है, मतलब कि जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए क्या करेगा, अवसरों को कम करेगा। क्या करेगा भाई, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए अवसर को कम करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। उसके बाद है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब ये है उनके काम करने की शक्ति, उनके काम करने की शक्ति, मतलब कि कितनी देर तक वो काम कर पा रहे हैं और कितना प्रोडक्टिव होके। ध्यान रखना, देखो प्रोडक्टिविटी का मतलब तुम्हें समझ आएगा, उत्पादकता का मतलब क्या है। मैं तुम्हारा एग्जांपल लेके समझता हूँ। एक दो बच्चे हैं, ठीक है, क्या है, दो बच्चे हैं, ठीक है, क्या है, ये दो बच्चे हैं, ठीक है भाई। ठीक है, दो बच्चे हैं ये। अब देखो दोनों पढ़ते हैं 5 घंटे, क्या आप 5 घंटे पढ़ते हैं भाई, ये 5 आवर पढ़ रहा है, ये भी 5 आवर पढ़ रहा है। ये 5 घंटे में 5 चैप्टर पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, 5 चैप्टर पढ़ रहा है। और ये 5 घंटे में भाई 2 ही चैप्टर पढ़ रहा है, कितने, 2 चैप्टर। अब मुझे बताओ, और सेम क्लास सेम बुक, 5 चैप्टर 2 चैप्टर, और दोनों, और अच्छे से, ये नहीं कि भाई ये ने फटाफट कर दिया, अच्छे से पढ़ा है। अब मुझे बताओ, तो इस कंटेक्स्ट में आप देख रहे हो, ये 5 घंटे में 5 चैप्टर, ये 5 घंटे में 2 चैप्टर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, किसकी उत्पादकता ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, मतलब कि 5 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, तो मैं बोलूंगा इसकी उत्पादकता ज्यादा है। क्या है, ये तो मैंने आपका एग्जांपल लेके दिया, ये हर जगह की बात है कि भाई उत्पादकता का मतलब प्रोडक्टिविटी। एक जो मानव है उसकी उत्पादकता बढ़ानी है, तभी क्या होगा, मानव विकास होगा। तो मानव विकास अगर हमें करना है तो उत्पादकता बड़ी होनी चाहिए, उत्पादकता बढ़ाना पड़ेगा हमें। ठीक है, उत्पादकता बढ़ाने के यहाँ पे बहुत तरीके हैं, जैसे कि अच्छी नीतियाँ बनाना, और मतलब अगर मान लो ऑफिस वगैरह में उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं हम एम्प्लॉयज़ की, तो इसके लिए ठीक है, अच्छी, मतलब जो है भाई एम्प्लॉयज़ के लिए जो रूल वगैरह बनाते हैं वो अच्छा बनाना, और उनके हेल्थ के लिए काम करना, ठीक है, हेल्थ सबसे अच्छी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। देखो, तो लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए, मतलब कि, और सीधी सी बात है, उनकी उत्पादकता कब बढ़ेगी, जब हम लोगों की क्षमताएं बढ़ा देंगे, ठीक है भाई, जब लोगों की हम क्षमताएं बढ़ा देंगे, उनकी एबिलिटीज को बढ़ाने का काम करेंगे, तो लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः भाई जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं, सीधी सी बात है, जो आपका मैंने स्टार्टिंग में आपको पिछले चैप्टर में बताया था, ठीक है, ध्यान रखना कि भाई जो राष्ट्र की बात करूँ ना, राष्ट्र का यानी कंट्री का वास्तविक धन क्या है, तो वास्तविक धन बेसिकली उसका क्या है, जन समुदाय है, लोग ही हैं, क्या है, ह्यूमंस ही हैं, उस कंट्री के लोग ही हैं, क्या ह्यूमन या मानव ही हैं, समझ आ गया। तो इनका प्रोडक्टिव होना, क्या, इनका प्रोडक्टिव होना, ठीक है, इनका उत्पादक, इनकी बढ़ना, उत्पादकता इनकी बढ़ना कहीं ना कहीं बेसिकली देश में कंट्रीब्यूट करेगा, सीधी सी बात है, तो ध्यान आपको रखना है। देखिए, तो इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में उनकी कार्यक्षमता बेहतर होगी। समझ रहे हो, उनकी कार्यक्षमता बेहतर कब होगी, मतलब कार्यक्षमता बेहतर होने का मतलब उनकी उत्पादकता बढ़ाना, वो काम ज्यादा देर तक कर पाएंगे, कम समय में ज्यादा आउटपुट वो दे रहे होंगे। समझ रहे हो, वो कब दे पाएंगे, जब उनके ज्ञान को बढ़ाओगे आप, उनको अच्छी ट्रेनिंग आप दोगे, ठीक है, और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं आप देंगे, ठीक है, और उनकी कार्यक्षमता इससे अच्छे क्या होगी, बेहतर होगी। समझ रहे हो, तो ये उत्पादकता होगी, उत्पादकता होता है ये। उसके बाद है अपना सशक्तिकरण, लास्ट स्तंभ है ये। देखिए, तो सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, सशक्तिकरण का मतलब होता है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, ठीक है, जो मेरे चॉइस है, जो मेरे विकल्प है, मैं उसको चूज कर पा रहा हूँ, मेरे सामने जो मेरा मन कर रहा है वो मैं कर पा रहा हूँ, मेरे पास इतनी पावर है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं एम्पावर हूँ, यानी शक्ति, मेरे पास शक्ति है, तो मैं क्या बोलूंगा, सशक्तिकरण मैं इसको बोलूंगा, सशक्तिकरण मैं इसको बोलूंगा, ध्यान रखना। यानी कि आपने सुना होगा ना वुमेन एम्पावरमेंट, इसका मतलब क्या है, वुमेन एम्पावर का मतलब यही तो होता है कि जो एक नारी है, जो एक महिला है, वो क्या कर सके भाई, अपने विकल्प, अपने रास्ते खुद बना सके, अपने रास्ते वो चुन सके,
अगर वो चुन रही है तो मैं क्या बोलूंगा, वो वुमेन एम्पावरमेंट है, तो इसलिए उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो भाई सशक्तिकरण का बेसिकली मतलब होता है अपने विकल्प को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। समझ आ गए, आगे चलते हैं। देखो, अब ऐसी शक्ति कैसे आएगा, बेसिकली आप सोच रहे होगे यार भाई शक्ति प्राप्त करनी है, ऐसी पावर हमारे अंदर होनी चाहिए कि अपनी चॉइस हम खुद ले लें, अपनी चॉइस हम उसको चूज कर पाए। तो ऐसी शक्ति बेसिकली कब आती है, जब आप आजाद होते हो। क्या, ऐसी शक्ति बेसिकली बढ़ते हुई स्वतंत्रता और समता से आती है, जब आपकी जो कैपेबिलिटीज और आपकी जो है भाई फ्रीडम बढ़ रही है, तो आपकी शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और शक्ति बढ़ गई तो आपके विकल्प बढ़ गया, आप विकल्प चूज कर रहे हो। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जिन लड़कियों को घर तक ही समेट के रख लिया जाता है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, वो कहाँ विकास कर पाती है अपना, कहाँ जिंदगी में कुछ कर पाती है, बेचारे को करने ही नहीं दिया जाता कुछ। लेकिन जो जिनके माँ बाप, जिनका परिवार उनको बाहर निकलने देता है, ये सबके लिए बात है। जब महिलाओं की बात हो, कोई लड़कों की बात हो, जब वो स्वतंत्र होते हैं कुछ करने के लिए, उनको ज़्यादा रोक टोक नहीं होती है, वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाते हैं। समझ रहे हो, क्योंकि वो विकल्प, अपने विकल्प चुनने के लिए आजाद होते हैं, क्योंकि विकल्प चुनने की शक्ति उनके पास होती है। समझ आ रहा है, ध्यान आपको रखना है। अब लोगों को सशक्त और मजबूत करने के लिए सुशासन। ठीक है, देखो, शासन तो राज करना, सुशासन का मतलब अच्छे से शासन करना, सुशासन का मतलब अच्छे से शासन करना, अच्छे से। ठीक है, और जब हम बोलते हैं कुशासन, कुशासन का मतलब है गंदा शासन। ठीक है, समझ रहे हो ना, ध्यान रख लेना आपको। तो लोगों को सख्त और मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार, गवर्नमेंट का भी भाई योगदान होता है, ध्यान रखना। तो लोगों को सशक्त मजबूत करने के लिए सुशासन यानी कि अच्छा शासन और लोकोन्मुखी नीतियां यानी कि जल कल्याण की नीति। ठीक है भाई, तो लोकोन्मुखी नीति मतलब लोग यानी लोगों के लिए नीति। ठीक है भाई, लोकोन्मुखी मतलब कि लोगों के कल्याण के लिए अच्छी नीति, तो जल कल्याण की नीति होना तो इसके लिए आवश्यक है भाई। अगर हमें क्या करना है, लोगों को क्या बनाना है, मजबूत यानी कि सशक्त बनाना है, और सशक्त का मतलब मैंने बता दिया है। ठीक है, और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। कहने का मतलब है जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अपने SC ST OBC सुना होगा ना। ठीक है, तो जो आपके सामाजिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं, तो उनको बेसिकली सशक्त करना, उनको मतलब कि ज्यादा सशक्तिकरण पर ध्यान देना है, उनके सशक्तिकरण पर, उनके एम्पावरमेंट पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो उसका विशेष महत्व है, ध्यान रखना भाई, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गए, इसलिए तो इस सशक्तिकरण आपका ध्यान रख लेना है। अब मैं बात करूंगा, अब हम बात करेंगे मानव विकास के उपागम। ये भी इंपॉर्टेंट है, बट स्तंभ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 4 उपागम होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उनको अप्रोच बोलते हैं। तो मानव विकास की बेसिकली कितनी 4 अप्रोच है बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखना। तो आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और आपका क्षमता उपागम। समझ आ रहा है, तो ये क्या है, बेसिकली आपकी अप्रोचेज है मानव ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, या मानव विकास के उपागम में बात कर रहा हूँ। तो आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, समता उपागम। यह उपागम का मतलब क्या है, समझ आ रहा है तुम्हें? तो मानव विकास के उपागम मतलब कि भाई कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं मानव विकास के, कि भाई मानव विकास हमें करना है तो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी अप्रोच हमें अपनानी चाहिए। समझ रहे हो? तो पहले यहाँ पर आय उपागम कहता है, यानी कि डायरेक्ट इनकम से जोड़ के देखता है मानव विकास को। दूसरा कल्याण उपागम की बात करता है, यानी कल्याण से जोड़ के देखता है। तीसरा न्यूनतम आवश्यकता उपागम मतलब कि जो इंसान की बेसिक नीड्स होती है उसको पूरा करना, उससे विकास को जोड़ा जाता है। क्षमता उपागम मतलब कि ये वाली अप्रोच कहती है, ये वाला उपागम कहता है कि इंसान जो मानव है उसकी क्षमता में वृद्धि करो। समझ रहे हो? तो मानव विकास के 4 उपागम है, इसके हम बात कर रहे होंगे, देखते हैं। तो पहला है अपना आय उपागम। पहला क्या है अपना आय उपागम, तो इसमें हम बात करेंगे। देखो, तो आय उपागम की जब बात करता हूं ना मैं, तो ये मानव के विकास की जब बात करने वाला उपागम में से सबसे पुराना उपागम है, सबसे पुरानी अप्रोच है ये। तो मानव विकास के सबसे पुराने उपागम है ये, सबसे पुराने उपागम में सबसे पुराना यही है। ध्यान रखना भाई, आय की जब बात आ रही है, ठीक है, इसमें आय से जोड़ कर देख रहा है तो मैंने बता दिया है ये। अब इसमें मानव विकास को ना बेसिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको आय के साथ, इनकम के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो मानव विकास को बेसिकली आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, और यहाँ पर ये बोला जाता है भाई कि आय का स्तर जितना ज्यादा होगा, ठीक है भाई, आय का स्तर किसी व्यक्ति का जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही क्या है उसका डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है भाई आय का स्तर क्या है। भाई यहाँ पर क्यों आय को लिया गया है, क्योंकि आय का स्तर जो है इनकम, आय मतलब इनकम, इनकम का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता। आपने देखा होगा ना,
अबे कोई कंपनी का मालिक है, काम तो उसके एम्प्लॉय कर रहे हैं, जो बॉस होता है वो तो पूरा कहीं भी घूम सकता है ना, कहीं घूम सकता है, कहीं कहाँ जा सकता है, क्योंकि उसे पैसे की टेंशन नहीं है, क्योंकि उसका बिजनेस है, तो उसका आय का स्तर बहुत हाई है। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान आपको रखना है, क्योंकि वो पूरा आजाद है ना, तो यहाँ पर यही बोला है। तो किसी व्यक्ति का जो आय का स्तर है वो उसके द्वारा भोगी जा रही, उसके द्वारा यूज करी जा रही फ्रीडम, उसके द्वारा यूज करी जा रही स्वतंत्रता को दर्शा रहा होता है। मैंने समझा दिया तुम्हें। अब मुझे बताओ भाई, जो काम कर रहा होता है, जो एम्प्लॉय है, वो जा सकता है कहीं भी, क्योंकि उसका आय का स्तर इतना नहीं है ना, ठीक है, वो बस वीकेंड में जा सकता है, ठीक है। तो उसकी स्वतंत्रता उतनी ही होगी जितना उसका आय का स्तर होगा। तो यहाँ पर इसलिए बोला है। तो हमें बेसिकली सरकार को बेसिकली एक व्यक्ति के आय को बढ़ाने पे जोर देना चाहिए, तभी क्या मानव का विकास यहाँ पर होगा। यहाँ पर यह बोला गया है। तो आय का स्तर क्या होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। तो आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी क्या होगा? ऊंचा होगा, क्योंकि स्वतंत्रता में वृद्धि यानी मानव विकास। स्वतंत्रता के वृद्धि को लेकर कौन बोलते हैं? अमर्त्य सेन बोलते हैं, मैंने बता दिया था, ठीक है भाई। दोनों ही क्या दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री हैं, ध्यान रख लेना भाई। ये क्या है? आय उपागम है। उसके बाद आपका आ जाएगा कल्याण उपागम। क्या? कल्याण उपागम। इसमें आप क्या बताओगे? देखो भाई, इसमें आप ये बताओगे कि ये उपागम मानव को लाभार्थी, ठीक है, बेनिफिशियरी, यानी कि जो इंसान को लाभ मिलना चाहिए, इंसान को क्या मिलना चाहिए? लाभ मिलना चाहिए। बेसिकली कल्याण उसका जब भी होगा। तो कल्याण उपागम बेसिकली इंसान या जो मानव है उसको लाभार्थी के रूप में देखता है। तो ये जो है उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियां के लक्ष्य के रूप में देखता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो मानव है, क्या भाई, जो मानव है, जितनी भी लाभार्थी गतिविधियां, जितनी विकासात्मक गतिविधियां चल रही हैं देश के अंदर, ठीक है, देश के अंदर, वो सब इसको प्राप्त होने चाहिए, मानवों को प्राप्त होने चाहिए। तभी क्या होगा? मानव का विकास होगा। और गतिविधियां भी कैसे होनी चाहिए? विकासात्मक होनी चाहिए। तो ये उपागम, ये जो अप्रोच है, ये लाभार्थी और सभी विकासात्मक गतिविधियों का लक्ष्य के रूप में मानव को देखता है। मैंने बता दिया है, ठीक है, ध्यान रख लेना। आगे बात करें, देखो, और ये उपागम बेसिकली क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर, क्या? सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है भाई। ये कहता है क्या? आय उपागम कहता है गवर्नमेंट से, कि सरकार को, कि भाई तुम्हें खर्च ज्यादा किस पे करना है? तुम्हें खर्च करना है एजुकेशन पे, शिक्षा पे, तुम्हें खर्च करना है स्वास्थ्य पर, तुम्हें खर्च करना है सामाजिक सुरक्षा पर, और सुख साधनों पर खर्च करना है, ताकि लोगों का क्या हो सके? कल्याण हो सके, ठीक है भाई। तो ये क्या, जब भी क्या मानव का विकास हो पाएगा, समझ रहे हो? आगे देखो, सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके, क्या? सरकार जो है कल्याण पर, यानी कल्याण का मतलब वेलफेयर पर, ठीक है, अधिकतम खर्च करके, व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि कर सकती है। तो उसके वृद्धि के लिए, करने के लिए जिम्मेदार है गवर्नमेंट। ये कहता है भाई हमारा कल्याण उपागम। समझ आ गया? ध्यान तुमको रख लेना है ये। उसके बाद है भाई न्यूनतम आवश्यकता उपागम। क्या? न्यूनतम आवश्यकता उपागम। इसको किसने रिप्रेजेंट करा है? इसको भाई रिप्रेजेंट करा है हमारा ILO ने। अब बोलोगे ये क्या है? पोल साइंस होगी तुम्हारे पास, ठीक है भाई, उसमें पढ़ना UNO वाला चैप्टर, उसमें पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। ऐसे ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने यहाँ पर जो है कुछ बातें रखी हैं अपनी। इसने क्या, इस वाले जो उपागम को प्रस्तावित करा है मानव विकास के, ध्यान रख लेना है। तो पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है, तुम 12th में ही पढ़ोगे, टेंशन मत लो। देखो भाई, तो बेसिकली जो है इसमें किसमें न्यूनतम आवश्यकता उपागम, यानी कि बेसिक नीड्स जो है लोगों को मिलनी चाहिए। तो इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की बात करी गई है, जैसे कि भाई आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति और स्वच्छता, और आपका आवास। ये 6 बातें, यानी कि इंसान के पास बेसिक नीड्स है भाई। किसी के पास अगर ये नहीं होगा, आप खुद इमेजिन करके देखो, क्या आपके पास ये सब है ना, तो आपके पास बेसिक नीड्स। अगर किसी के पास ये ना हो, और वाकई में भाई होती नहीं है किसी किसी के पास ये चीजें, तो ध्यान रखना। तो न्यूनतम आवश्यकता उपागम यही कहता है कि भाई लोगों के पास ये चीज तो होनी ही चाहिए, तभी तो विकास होगा, ध्यान रखना। तो इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता, जैसे कि भाई स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति और स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। ध्यान रखना भाई इस उपागम में, इस अप्रोच में। और इसमें मानव विकल्पों के प्रदर्शन की उपेक्षा की गई है, ठीक है। पीछे पढ़ा था, मैं अभी बुला के ने बोला था ना कि भाई लोगों के विकास का मतलब क्या? उनके विकल्पों में वृद्धि। लेकिन ये वाला उपागम कहता है नहीं नहीं भाई, ये यहाँ पर फाइट करने लग जाते हैं एक दूसरे से, यानी ये उसको बोलता है ना भाई, वो हम नहीं मानते, हमारा तो यही है भाई, 6 बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या करता है, मानव विकल्पों का प्रश्न, कि भाई मानव के विकल्प में वृद्धि करना, ठीक है, उस प्रश्न की उपेक्षा करता है, मतलब उसको नहीं मानता है। और मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर देता है कि भाई विकल्प छोड़ो, इस पर जोर दो, तुम क्या दो, इस पर जोर दो। समझ आ रहा है? और कहीं ना कहीं तुम खुद भी देखोगे ना भाई, भले ही यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई मानव विकल्पों की उपेक्षा करता है और मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर देता है। और मूलभूत व्यवस्था है क्या, मूलभूत व्यवस्था है क्या यहाँ पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास। क्या उन्होंने बोला नहीं था कि हमें विकल्पों में वृद्धि करनी है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा में भाई इंसान के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देंगे, जब जाके उसके विकल्पों में वृद्धि होगी। डायरेक्टली कहूँ तो दोनों जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पर जो है आईएलओ ने जब अपना तर्क रखा, जब इस उपागम की बात कही, तो यहाँ पर यह बोला कि हमें मानव विकल्पों के पर्सन से, मानव विकल्पों के वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इन 6 बेसिक नीड्स से भाई मतलब रिलेशन है भाई, कि ये 6 बेसिक नीड्स होनी चाहिए इंसानों के पास, ठीक है, ध्यान रखना, तभी उसका मानव विकास हो सकता है। ये मैंने बता दिया वैसे। और देखो इस उपागम को क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, क्या आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बेसिकली क्या प्रस्तावित किया था, दिया था। समझ आ गया? तो ये न्यूनतम आवश्यकता उपागम है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे चलते हैं। अब क्षमता उपागम की बात करूं, क्षमता उपागम, उससे पहले कौन है ये हंसता हुआ चेहरा कौन है, ये कौन है, बेसिकली अमर्त्य सेन है। कौन है ये? अमर्त्य सेन है, ठीक है भाई, अमर्त्य सेन है ये, ठीक है, अमर्त्य सेन। अब अमर्त्य सेन की फोटो मैंने यहाँ क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पर इनका जिक्र आएगा। क्या आएगा भाई? यहाँ पर इनका जिक्र आएगा। देखो तो इस उपागम का संबंध बेसिकली क्या है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। समझ रहे हो? क्यों है? क्योंकि इनके अनुसार जब मानव की संसाधनों तक पहुंच होगी, तब उसकी क्षमताओं का निर्माण होगा, जिससे मानव विकास संभव हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्रता की बात करते हैं वैसे, ठीक है ना। जब आप देखना आपकी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक बॉक्स होगा, क्या आप जानते हैं, ऐसे करके, उसमें जो है इनके बारे में देखने को मिल जाएगा आपको, वहां पढ़ सकते हो। वहीं पर इन्होंने इसकी बात करी, स्वतंत्रता में वृद्धि की। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने क्या कहा है समता उपागम में, कि इनके अनुसार जब मानव की संसाधनों तक पहुंच होगी, ठीक है, संसाधनों तक पहुंच होगी, तब उसकी क्षमताओं का निर्माण होगा। सीधी सी बात है भाई, जब उसके संसाधनों तक पहुंच, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, तभी तो उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, तभी तो उसकी क्षमताओं का निर्माण होगा, जिससे मानव विकास संभव हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। ये क्षमता उपागम आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक मानव विकास का मापन। अब बहुत सोच रहे होगे यार, जब से मानव विकास मानव विकास मानव विकास, क्यों हम कहते हैं कि इस देश का विकास ज्यादा है, इसका मानव ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है, इसकी रैंक फर्स्ट है, इसकी 10 है, किसी की 129 है, किसी की 132 है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? और जो ये रैंक है बेसिकली, इसको जारी कौन करता है? किसी का नंबर 1, किसी का 2, ये जारी कौन करता है और किस बेसिस पर? जितने भी सवाल तुम्हारे मन में उठ रहे हैं ना, ये सब इसमें क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक के अंदर, ध्यान रखना। देखो तो मानव विकास सूचकांक, क्या? मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या है बेसिकली? तो मानव विकास सूचकांक जो बेसिकली HDI है, फुल फॉर्म आ सकती है, ध्यान रखना भाई, याद कर लो। तो मानव विकास सूचकांक जो है बेसिकली स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। ये तो वही बात होगी ना, विकल्प में वृद्धि करनी है, तो हाँ वही है। इसी से जो HDI जो है मानव विकास सूचकांक जो है जारी होता है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक है कि वही बता रहा हूँ। तो बेसिकली शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर, इसी के बेसिस पर क्या होता है, देशों का क्रम तैयार होता है कि किसका मानव विकास ज्यादा है, किसका कम है। समझ रहे हो? और जो क्रम होता है ना बेसिकली, कि भाई इसका ज्यादा है, इसका कम है, मतलब कि इसकी रैंक यहाँ पर आई है, इसकी रैंक लास्ट आई है, तो बेसिकली होता है स्कोर की वजह से, कि भाई इन तीनों पर क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उस देश ने कैसा परफॉर्म करा है, उस देश ने कैसा भाई अपना कह सकते हैं भाई परफॉर्म करा है, ठीक है। हिंदी में वर्ड ध्यान नहीं आ रहा। तो इन तीनों को के बेसिस पर जज करा जाता है एक देश को, उनको स्कोर दिया जाता है, जो कि 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। क्या? 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, ध्यान रख लेना।
तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये क्रम जो है बेसिकली 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। अब और चीज, अब 0 से 1 में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 0 से 1। अब जिस देश का स्कोर जो है 1 के जितना करीब होगा, क्या होगा, 1 के जितना करीब होगा, 1 के जितना करीब होगा, क्या बोल रहा हूँ, 1 के जितना करीब होगा, उसका विकास का स्तर उतना ही ज्यादा होगा। और जिसका विकास का स्तर 1 से जितना दूर होगा, उसका विकास का स्तर उतना ही कम होगा। समझ आ गया? तुम्हें ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब वही तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जो HDI जो हम देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जिसमें रैंकिंग तैयार करी जाती है स्कोर के बेसिस पर, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। तो बेसिकली स्वास्थ्य में चेक क्या करते हैं, शिक्षा में क्या चेक करते हैं ये, और संसाधनों तक पहुंच में क्या चेक करते हैं, तो उसी की बात हम करने वाले हैं। तो जब बात आती है भाई किसी देश की रैंकिंग तैयार करने में, तो स्वास्थ्य की बात जब आती है, स्वास्थ्य की बात जब आती है, तो स्वास्थ्य को किस प्रकार से जज करा जाता है, तो ये जज करा जाता है उसकी जीवन प्रत्याशा, क्या, जीवन प्रत्याशा से, जीवन प्रत्याशा यानी जन्म के समय से जीवन प्रत्याशा। अब होती क्या, वही बता रहा हूं। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए बेसिकली चुना गया सूचक, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक क्या है, बेसिकली जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। यानी बंदा जन्म तो ले लिया उसने, अब जन्म लेने के बाद वो जी कितना रहा है, कितने सालों तक रह रहा है। आपने देखा होगा किसी कंट्री में एवरेज जो लोग हैं वो 40 साल में मर जाते हैं, किसी में 50 साल में मर जाते हैं, किसी में 60 साल में मरते हैं, किसी में 80 साल में, किसी में 100 साल में मरते हैं। समझ रहे हो? तो ये क्या है, बेसिकली जन्म के समय जीवन प्रत्याशा होती है कि भाई जन्म लेने के बाद उस जगह पर बेसिकली बच्चे उस कंट्री में कितना व्यक्ति जी रहा है, कितनी जीवन प्रत्याशा है जन्म से, जन्म के बाद। समझ रहे हो? तो जिसकी स्वास्थ्य का मूल्यांकन इसी बेसिस पर करा जाता है, जीवन प्रत्याशा पर। ध्यान रख लेना, MCQ में डायरेक्ट आता है भाई, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करा जाता है, जीवन प्रत्याशा, 3 ऑप्शन मिलेंगे, आंसर क्या होगा, जीवन प्रत्याशा होगा। ध्यान रख लेना। तो मैंने बता दिया जीवन प्रत्याशा का मतलब, समझ आ रहा होगा तुमको। और मान लो देखो ना, यहाँ पर जिसका जीवन प्रत्याशा ज्यादा होगी, तो ये क्या इंगित कर रहा है कि वहां पर जो भाई चिकित्सा व्यवस्था है ना, जो हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था है उस देश के अंदर, वो ज्यादा अच्छी है, स्वास्थ्य कंडीशन ज्यादा अच्छी है, हेल्थ केयर ज्यादा अच्छा है। तो ये संकेत मिलता है, तो उसका स्कोर पर बेटर रहता है स्वास्थ्य के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। और देखो उच्चतर जीवन प्रत्याशा, उच्चतर जीवन प्रत्याशा मतलब कि भाई बंदा ज्यादा जी रहा है, जन्म के बाद ज्यादा जी रहा है, ठीक है ना। तो उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के क्या है, ज्यादा अवसर हैं। मतलब लोगों के पास भाई उच्चतर जीवन प्रत्याशा ये तो दर्शा रही है कि लोगों के पास लंबा जीवन जीने के लिए, दीर्घ जीवन जीने के लिए और स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज्यादा अवसर उपलब्ध है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई लोग बीमार हो रहे हैं, वो तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं, उनको अच्छा इलाज मिल जाता है, उनकी बीमारी ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो उनके पास अवसर है ना। अब कोई गरीब है तो उसके पास वो अवसर होगा ही नहीं, अब मान लो वहाँ पे कंडीशन भी ना हो। तो वही है, तो उच्चतर जीवन प्रत्याशा का मतलब मैंने बता दी है, लंबा जीवन जो लोग जो है और स्वस्थ जीवन जो है लोग जी पा रहे हैं, उनके पास अवसर हैं, ये दर्शाता है। तो यानी कि उसका हेल्थ सेक्टर जो है वहाँ पर अच्छा है। समझ आ गया? ध्यान रखना स्वास्थ्य को कैसे देखा जाता है। उसके बाद आपका शिक्षा, उसके बाद क्या है आपका शिक्षा। भाई शिक्षा को कैसे देखा जाता है, शिक्षा को बेसिकली आपको पहले बता देता हूँ कि शिक्षा को देखा जाता है कि जो है आपकी प्रौढ़ साक्षरता दर, यानी एडल्ट लिटरेसी रेट, यानी कि कितने पढ़े लिखे एडल्ट हैं वो। और ध्यान सुनना, कितने पढ़े लिखे एडल्ट हैं, और ध्यान रखना है भाई आपको, कितने लोगों का नाम स्कूल में दर्ज है, जिसको हम कहते हैं सकल नामांकन। क्या? सकल नामांकन, यानी कितने लोगों का स्कूल में नाम दर्ज है और कितने एडल्ट पढ़े हुए हैं, उसी को हम देख ले। उन्हीं इसी दोनों के अनुपात से हम, इन्हीं दोनों के रेशियो से, इन दोनों के ही रेशियो से क्या करते हैं, हम शिक्षा को जज कर लेते हैं उस कंट्री की। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो यही लिखा होगा, तो प्रौढ़ साक्षरता दर, ठीक है भाई, प्रौढ़ साक्षरता दर मतलब कि एडल्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, प्रौढ़ मतलब एडल्ट, ठीक है भाई। तो एडल्ट लिटरेसी रेट यानी कि प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, सकल नामांकन अनुपात जो है ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है कि उस कंट्री में, उस जगह पर ज्ञान तक पहुंच कितनी है। सीधी सी बात है भाई, बच्चों का नाम स्कूल में जितना लिखा है उसी से देखो कैसे पता करेंगे कि उस देश में बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है, उस देश में बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है, बच्चों की
एडल्टों की, और कितने एडल्ट पढ़े लिखे हैं, और कितने बच्चे और कितने स्कूल जा रहे हैं, कितने का नाम लिखा है, और नाम लिखा भी है और कितने जा रहे हैं। तो ये दिखाता है पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कि भाई कितने लोग पढ़ रहे हैं कितने नहीं। तो जितना इससे पता क्या चल जाएगा भाई, ज्ञान तक पहुंच कितनी है लोगों की भाई, क्योंकि हर व्यक्ति स्कूल नहीं जा पा रहा है ना। तो वही है। तो कोई एक ऐसी कंट्री जहां पर हर बच्चा पढ़ पा रहा है, तो उसका मतलब शिक्षा में अच्छा कर रही है वो, तो उसका विकास में जो है रैंकिंग में अच्छी आएगी, वही बात है। तो ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ आ गया, ध्यान रखना है। और पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या बता दिया। प्रौढ़ साक्षरता दर मतलब यही होता है कि पढ़ लिख सकने वाले वयस्क की संख्या, और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या, जिसको हम बोलते हैं सकल नामांकन। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना, मैं एक बार बता रहा हूं तुमको। विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान है, कितनी कठिन है। ध्यान रखना, आज इंडिया जैसे देश में भी भाई हर किसी को शिक्षा लेना मुश्किल है। ध्यान रख लेना भाई। आपने देखा होगा ना, बहुत लोग जो है भाई बचपन में अभी स्कूल नहीं जा रहे होते। क्यों नहीं जा रहे होते? उनके पास शिक्षा का, वो शिक्षा तक पहुंची उनके लिए कठिन है ना भाई, उनके पास ऐसे अवसर ही नहीं है। ध्यान रख लेना। तो शिक्षा का मतलब ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान है कितनी कठिन है, ये दर्शाती है। एक एक चीज मैंने तुमको बता दी है। यहाँ पर आगे चलते हैं। अब है संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, संसाधनों तक पहुंच यानी संसाधन मतलब रिसोर्स, और रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जो हमारी जरूरतों को पूरी करता हो वो हमारा रिसोर्स है। तो जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है और उसको हम खरीद पा रहे हैं, खरीद सकते हैं, यानी कि हमारी क्रय शक्ति अच्छी है, हमारी परचेजिंग पावर अच्छी है, तो बस मतलब कि वहाँ का उसका विकास देखा जाएगा, उसका विकास अच्छा होगा। तो संसाधनों तक पहुँच कितनी है उस कंट्री में लोगों की, ये भी जज करा जाता है जब किसी देश की रैंकिंग तैयार करी जाती है। ध्यान रखना। तो संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति, यानी कि क्रय शक्ति भी किसमें? अमेरिकी डॉलर में, यानी कि अमेरिकी डॉलर में, यानी कि डॉलर्स में व्यक्ति कुछ प्रोडक्ट कितना खरीद पा रहा है। ठीक है, डॉलर के हिसाब से देखी जाती है कि एक व्यक्ति की परचेसिंग पावर कितनी है इन कंटेक्स्ट ऑफ डॉलर। ठीक है, तो ध्यान रखना, संदर्भ में मापा जाता है किसके? क्रय शक्ति के संदर्भ में, वह उसको कितना खरीद सकता है। ध्यान रखना। तो संसाधनों तक पहुंच को बेसिकली क्रय शक्ति से देखा जाता है। क्रय शक्ति मतलब खरीदना। समझ आ गया? तो अपनी जरूरतों की चीजों को कितना वो खरीद सकता है। उसके बाद जो है आपका अगला टॉपिक क्या, आप इसको देखो पहले। ठीक है, फिर आप सोच रहे होगे यार जो HDI है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? आया होगा मन में सवाल, बताओ आया नहीं आया? आया तो होगा भाई। ठीक है, अब इसी बॉक्स से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1990 ईस्वी से, क्या 1990 ईस्वी से, 1990 ईस्वी से बेसिकली प्रतिवर्ष, क्या प्रतिवर्ष मतलब कि हर एक साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये भी तुम पढ़ोगे अपने 12th में ही। ठीक है ना भाई, इसके बारे में पोल साइंस से पढ़ोगे, पोल साइंस से पढ़ोगे। ठीक है ना, बस समझ लो कि UNDP बेसिकली क्या है। ये UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है जो कि 1990 ईस्वी से हर साल क्या कर रही है? मानव विकास प्रतिवेदन, क्या मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। मानव विकास प्रतिवेदन, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट होती है, प्रतिवेदन मतलब क्या होती है? रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट यानी कि मानव विकास की रिपोर्ट हर साल 1990 से पेश कर रहा है, हर साल पेश कर रहा है। ठीक है, प्रकाशित कर रहा है। और ये प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि जो है क्रम अनुसार सूची उपलब्ध कराता है। वही बात है यहाँ पर, वही बता रहा हूँ मैं तुमको। तो काम क्या करता है भाई? जो UNDP बेसिकली मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है हर साल पेश करता है, प्रकाशित करता है, जिसमें क्या होता है? हर देशों की कोटि यानी कि उनका क्या स्कोर रहा है, क्या उनका लेवल रहा है मानव विकास के अंदर, उसको क्रम अनुसार जारी करता है, दिखाता है। ध्यान रख लेना। और समझ आ गया तुम्हें यहाँ तक? मानव विकास सूचकांक वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, और गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के तो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। ठीक है, एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास प्रतिवेदन है, दूसरा एक और है जिसको हम बोलते हैं गरीबी सूचकांक। क्या? गरीबी सूचकांक। अब बोलोगे यार ये गरीबी सूचकांक कहाँ से आ गए, एक ही समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, देखो अब तुम्हें समझ आएगा। तो मानव विकास सूचकांक में कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि मानव विकास सूचकांक जो है बेसिकली 3 चीजों पर बात करता है। मैंने बता दी किन 3 चीजों पर बात करता है।
अब इसके अलावा भी कुछ रह गया, मतलब कि जो लोग हैं वो कैसे प्राप्त कर रहे हैं उन चीजों को, क्या व्यवस्था कर रखी है, ठीक है, मतलब कि उसका वितरण किस प्रकार से है, उसकी बात जो है गरीबी सूचकांक में देखी जाती है, ध्यान रख लेना है। और अगर हमें किसी देश, समझ आ गया, यूएनडीपी जो है बेसिकली इन दोनों, जो ये दो सूचकांक है बेसिकली मानव विकास को मापने के लिए जो यूएनडीपी जारी करती है, समझ आ गया। और अगर हमें किसी देश के विकास को हकीकत में जानना है कि उस देश का विकास कितना है, तो हमें दोनों, क्या, एक हमारा गरीबी सूचकांक और दूसरा क्या हमारा हमारा मानव विकास सूचकांक के हिसाब से जज करना चाहिए, दोनों से ही जज करना चाहिए, फिर रैंकिंग तैयार कर जानी चाहिए। तो अप्रोक्स एकदम एक्यूरेट जो है हमारी निकल कर आएगी रैंकिंग देशों की, समझ आ गया। तो इस बॉक्स में इतने आपको समझ आ गया होगा। लास्ट टॉपिक, खुश हो जाओ, ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। कि भाई अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं भी करनी है हमें, किसके आधार पर, विकास के स्तर पर। वही जो रैंकिंग निकाली है भाई एचडीआई ने, मतलब कि यूएनडीपी ने, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी हुआ है, मानव विकास रिपोर्ट जो जारी हुई है, अब उसमें एक देश की रैंकिंग इतनी, एक देश की रैंकिंग इतनी, तो वहाँ की सरकार ऐसा कर क्या रही है, तो उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसी की रैंकिंग कम है तो वहाँ पर ऐसा क्या है। और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था भाई, पहले देखा जाता था भाई उसकी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, तो उसकी इकोनॉमी जितनी ज़्यादा उसका विकास का स्तर उतना ज़्यादा माना जाता था, लेकिन इसका लोगों के जीवन से कुछ रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पर तुम यही देखोगे, एक छोटा देश का मानव विकास का जो स्कोर है ना, मानव विकास का स्तर है, वो बड़े देश के मुकाबले ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटा देश है जिसका मानव विकास का स्कोर, ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर जो है वो एक के करीब होगा, उस बड़े देश के मुकाबले वो ज़्यादा है, क्योंकि उस बड़े देश ने जो काम उन स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्थानों तक पहुंच पर अच्छा नहीं रहा होगा, बल्कि उस छोटे देश का रहा होगा, इसलिए उसकी रैंकिंग ज़्यादा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तुलना में आपको पढ़ना है, ध्यान रखना। देखो, तो मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं काफी रोचक है। इंटरेस्टिंग क्यों है? इसलिए रोचक है भाई क्योंकि छोटे देश की रैंकिंग बड़े देश की रैंकिंग से क्या है, ज्यादा है। समझ आ रहा है? देखो, तो मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना काफी रोचक है। प्रत्येक प्रदेश के आकार, क्या उसका आकार कितना भी हो, ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय, क्या पर कैपिटा इनकम का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब वो ज्यादा होगी तो वो आय उपागम कहता है कि इनकम ज्यादा होगी तो उसका विकास का स्तर उतना ही ज्यादा होगा। बट यहाँ पर जो है अगर हम देख रहे हैं बड़ी कंट्री, वहाँ पर मानव विकास का स्तर जो है भाई पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो प्रदेश का आकार, उसका आकार कितना भी हो, उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या हो, तो डायरेक्ट, देखो इनडायरेक्टली तो रिलेशन है, बट डायरेक्ट जो है कोई संबंध नहीं है, डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा, बड़े देशों की बजाय छोटे देशों का प्रदर्शन या छोटे देशों का जो काम है मानव विकास के मामले में वो ज्यादा अच्छा है। समझ रहे हो? अब इसी प्रकार मानव विकास में क्या अव्यवस्थित, ठीक है, अव्यवस्थित निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम जो है धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है, ठीक है। एक कंट्री भाई जो गरीब है दूसरी कंट्री के मुकाबले, जो निर्धन है उस कंट्री के मुकाबले, लेकिन उसका विकास का स्तर, जो उसका कोटिक्रम मतलब कि जो उसकी रैंकिंग है वो उस बड़ी इकोनॉमी से ज्यादा है, उस बड़ी इकोनॉमी वाले देश से ज्यादा है। तो यही यहाँ पर बात लिखी गई है कि इसी प्रकार जो है मानव विकास में जो अव्यवस्थित, ठीक है, ढंग से सिस्टमैटिक भी नहीं है कंट्री, निर्धन राष्ट्र है, तो उनका कोटिक्रम, कोटिक्रम मतलब कि उनका रैंकिंग, ठीक है, उनकी जो रैंकिंग है वो धनी पड़ोसी, जो उनके गरीब देशों के जो पड़ोसी जो कि अमीर हैं उनसे अच्छा रहा है, ठीक है। वही वाली बात होगी कि दो पड़ोसी हैं, एक अमीर एक गरीब, अमीर के घर में डेली लड़ाई हो रही है और छोटे जो पड़ोसी जो गरीब है उसके घर में वो अच्छा जीवन जी रहा है, खुश जीवन जी रहा है। वही वाली बात यहाँ पर आप समझ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम्पल भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं, उदाहरण के लिए जो छोटी अर्थव्यवस्था हैं, अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, टोबैको मानव विकास सूचकांक जो है भारत से ऊंचा है। देखो श्रीलंका की बात कर लो, ठीक है, टोबैको कंट्री की बात कर लो, ठीक है, ये जो है ना इनका मानव विकास सूचकांक में कार्य जो है, जो रैंकिंग है वो भारत से ऊंची है, ध्यान रख लेना भाई। अब एक कमेंट में बताना भाई, देखो क्या करना है तुम्हें, कमेंट करना, तुम्हारे काम, तुम्हें एक काम दे रहा हूँ मैं, सीरियस होके भाई तभी करोगे, ठीक है। क्या करना है, श्रीलंका की रैंकिंग बतानी है, इस टोबैको की रैंकिंग बतानी है तुम्हें, और इस भारत यानी हमारे भारत की रैंकिंग बतानी है। समझ आ गया?
तो ये श्रीलंका टोबैको छोटी अर्थव्यवस्था है भारत से, लेकिन इनकी भी जो है रैंकिंग भारत से ज्यादा अच्छी है, इनका कार्य बेहतर है मानव विकास के अंदर। समझ आ गया? अब देखो, अब मानव विकास का जो स्कोर है ना भाई, जो मानव विकास का स्कोर मैंने बता दिया 0 से 1 के बीच में होता है। एक से जिसका मतलब जो इतना स्कोर 1 के पास होगा उसका विकास उतना ही हाई होगा, उसका विकास उतना ही ज्यादा होगा, जितना 1 से दूर होगा उतना ही कम होगा, निम्न होगा, सीधी सी बात है। तो मानव विकास के स्कोर के आधार पर देशों को 4 ग्रुप में, 4 समूह में कैटेगराइज किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है देखो विकास का स्तर यहाँ पर, ठीक है, अति उच्च, 2 मिनट, ठीक है, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न, ठीक है भाई, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। समझ आ गया? ध्यान रख लेना है तुम्हें। देखो भाई, तो मानव विकास सूचकांक का स्कोर, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई एक कंट्री है वो विकास के अति उच्च स्तर में आती है, किस में आती है? अति उच्च, यानी वेरी हाई स्टेज पर आती है विकास के, तो उसका जो स्कोर रहा है ना वो 0.800 से क्या रहा है? ऊपर रहा है, 0.800 से ऊपर है, जो कि 1 के देख लो कितना करीब है, जो कि 1 के कितना नजदीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया? तो इसको हम बोलेंगे इतना, ठीक है भाई। और इसमें कितने कंट्रीज हैं? 66 है, ठीक है। इसमें जो है अति उच्च विकास वाले स्टेज में 66 कंट्री। और ध्यान रखना ये रिपोर्ट कब की है? आपके एनसीईआरटी में ये दे रखी है अभी 2021-22 की रिपोर्ट है, ठीक है, 2021-22 की रिपोर्ट है, ठीक है। अभी नई जो आपके एनसीईआरटी, खैर उसमें यही वाला है, मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही लगाया है कटआउट, ध्यान रखना। तो अब खैर अब देख सकते हो भाई किसमें गूगल वगैरह करके देख सकते हो। बाकी जो है आपको एग्जाम में अगर आएगा तो आपको इसी में से करना पड़ेगा, और आपकी एनसीईआरटी जो क्वेश्चन बनाएगी वो इसी डेटा को मानकर ही बनाएगी, ध्यान रखना है। तो इसी को फॉलो कर लेना शांति से, ठीक है भाई। तो अति उच्च हो गया। अब मैं बात करूं हाई की, यानी उच्च की मैं बात करूं कि भाई किसी मानव विकास का स्तर उच्च है तो उसका स्कोर जो उस कंट्री का रहेगा वो 0.700 से लेकर 0.799 के बीच है। और इसमें जो है 49 कंट्रीज हमारी आ रही हैं, ठीक है, समझ तुम्हें आ रहा है। उसके बाद मध्यम की मैं बात कर लूं, मध्यम में अगर हम कोई कंट्री आ रही है तो उसका स्कोर बेसिकली 0.550 से लेकर 0.699 के बीच है, ठीक है। जिसका भी स्कोर इतना है तो वो मध्यम कैटेगरी में है। और ऐसी कितनी कंट्रीज हैं? 44 कंट्रीज हैं। क्या है? ऐसी 44 कंट्रीज हैं। उसके बाद निम्न में बिल्कुल लो, ठीक है, कि भाई मानव विकास उसका बिल्कुल लो है, ठीक है, निम्न है, तो उसका स्कोर बेसिकली 0.549 यानी 549 के से नीचे है। क्या है? नीचे है, ठीक है, ध्यान रखना। ये बीच में है और इसका ही बीच में है, ठीक है। और इसमें टोटल 32 कंट्रीज हैं। इसमें क्या है? टोटल 32 कंट्रीज है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब ये जो है कि भाई एक देश का विकास स्तर हाई है, मीडियम है, लो है, तो मतलब कि यार ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट? और ऐसा उस देश के साथ क्यों है भाई कि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा कर ही नहीं पा रही है कि उस देश में भाई विकास हो जाए, अच्छा उसकी रैंकिंग ऊपर आ जाए? देखो आपकी बुक में जो है हाई, मीडियम और लो के बारे में बता रखा है भाई। जिन देशों की रैंकिंग जो हाई में है, मतलब जिन जो विकास के उच्च स्तर में आते हैं, वहाँ की जो देश की सरकार है वो इस पर ध्यान देती है, मध्यम वाले इस पर ध्यान देती है, और जो निम्न वाली स्थिति है, जो लो वाली स्थिति है, वो इस पर ध्यान देती है। उस देश में ऐसा होता है। बट देखो वेरी हाई का में क्या करोगे, जो ये है ना हाई वाला, जो हाई में बता रखा है, जो उच्च स्तर वाले में बता रखा है मानव विकास के, वही इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वही इसमें आ जाएगा, बस ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो भाई, तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है मैंने बता दिया भाई। मानव विकास सूचकांक के स्कोर के आधार पर 4 ग्रुप है, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न है, ठीक है भाई। तो अगर कोई कंट्री का स्तर हाई है, उच्च है, तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा देना, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है बेसिकली एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधा दे रही है, ठीक है। मतलब कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा देना सरकार का मुख्य काम है। क्या है? मुख्य काम है, मेन वर्क है। तभी तो भाई हाई कैटेगरी में है, ठीक है। मीडियम की बात कर लें, मीडियम की बात कर लें, ठीक है भाई, मध्यम की बात कर लें, तो ज्यादातर देश क्या थे? उपनिवेश थे, सीधी सी बात है। तो जो देश जो देश जो है बेसिकली भाई मध्यम कैटेगरी में है मानव विकास के, वो क्या थे? गुलाम थे अंग्रेजों के। क्या थे वो? उपनिवेश थे। क्या थे वो? उपनिवेश। जैसे कि भारत
भारत किस कैटेगरी में आता है? मध्यम कैटेगरी में आता है। मानव विकास के मध्यम स्तर वाली कैटेगरी में इंडिया हमारा आता है, ध्यान रख लेना। वैसे हम थोड़ी जो है इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो मीडियम है, ठीक है भाई। तो मीडियम जिस देश का स्कोर रहा है, तो ज्यादातर देश कैसे थे? उपनिवेश थे, एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रख लेना भाई। और अनेक देशों का विकास जो है 1991 यानी 1991 के बाद ही हुआ है। भारत की बात कर लो भाई, 1991 में क्या अपनाई थी हमने? एलपीजी अपनाई थी, ठीक है, वैश्वीकरण अपनाया था हमने, ठीक है भाई, निजीकरण अपनाया था, उदारीकरण अपनाया था, समझ रहे हो ना। तो एलपीजी तो 1991 में ही अपने अपनाया था। तो उसके बाद ही देश की जो अर्थव्यवस्था है ना वो ऐसे बढ़ी है, ठीक है, ऐसे 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 गई है ऊपर की साइड, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो अनेक देशों का जो विकास हुआ है, जो कि मध्यम कैटेगरी में आते हैं, उनका विकास 1991 के बाद हुआ है। और उस देश की जो गवर्नमेंट है बेसिकली लोकोन्मुख नीति, मतलब कि जन कल्याण की नीतियां चलाती है बेसिकली। तो वो मध्यम कैटेगरी में। अब आ जाओ भाई लो कैटेगरी में, कि भाई वहां पर जो है निम्न स्तर क्यों है कुछ देशों का, और वो उनकी रैंकिंग सबसे नीचे क्यों है? क्योंकि उन देशों में राजनीतिक उपद्रव देखने को मिलता है, राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक युद्ध हमें देखने को मिलता है। जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सरकार है वो अस्थिर है। राजनीतिक उपद्रव का मतलब क्या है? वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सरकार है वो अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक है, ठीक है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब है अस्थिर है। 2 साल के लिए कोई गवर्नमेंट टिकती है, फिर गिर जाती है, कोई दूसरी आती है, वो भी 2 साल तक टिकती है। तो और क्या है, सत्ता के लिए लड़ाई चल रही है, तो वो राजनीतिक उपद्रव है। जो किस देश में ये चल रहा होता है? अब बताओ भाई, खुद सत्ता के लिए लड़ाई चल रही है, सरकार टिक नहीं रही है, तो वो देश के लिए कुछ काम कर पाएगी? वहां की जनता के लिए कुछ काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो उनका विकास का स्तर नीचे ही रहेगा। और उस देश में भाई गृह युद्ध, अकाल, बीमारी जैसी स्थिति हुई है, बड़ी मतलब होती रहती है वहां पर, इस तरह की जो है कह सकते हैं सिचुएशन वहां पर रहती है। तो जाकर क्या है, मतलब होती है जब भी जाकर क्या है, वहां की जो स्थिति है उस देश का जो स्तर है वो लो कैटेगरी में है, निम्न स्तर में है। समझ आ गया भाई तुम्हें? आगे चलते हैं। आगे देखो भाई, ये क्या है आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, ये वाला दे रखा है, बस ये मैंने अपनी तरफ से लगाया है, ठीक है। अब ये जो है ना आपके सामने, ये टोटल 10 देश हैं। क्या है टोटल? ये 10 देश हैं जिनकी रैंकिंग टॉप 10 में है मानव विकास के अंदर। वो मैंने दिखा दिया कितनी कंट्रीज आती है, वेरी हाई में, हाई में, ठीक है। लेकिन टॉप 10 कंट्रीज जो कि मानव विकास में सबसे ऊपर हैं। देखो जैसे कि ये जो है मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट का मतलब प्रतिवेदन, ठीक है ना, ये 2020 से 22 की है। अब चेंज हो गई, जो कि मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये रखी नीचे। तो पहले जो स्विट्जरलैंड क्या था, 1 पे था, अब नॉर्वे आ गया है। पहले क्या था भाई आपका? स्विट्जरलैंड था, लेकिन अब नॉर्वे आ चुका है, ध्यान रख लेना पहले पे, ठीक है भाई। तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, चीन, देख लो भाई, चीन, हांगकांग चौथे पे है, चौथे पे। इंडिया तो शायद 129 पे होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, वैसे बताना, तुमसे कमेंट पूछे। तो देख रहे हो, चीन हमारे साथ आज़ाद हुआ। वैसे चीन का भी गुलाम था नहीं, बट जो बुरी शक्तियाँ थी चीन के अंदर वो हट गई थी। तो चीन हमारे साथ आज़ाद हुआ है, लेकिन चीन हमारे से मानव विकास में कितना ऊपर है, हाँ ये सोचने वाली बात है, ठीक है भाई। गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, हम क्या सोचेंगे? हमें तो बस, हम तो जितना योगदान दे सकते हैं उतना ही देंगे। तो यहाँ पर बात क्या आई है भाई, हांगकांग, चीन चौथे पे, ऑस्ट्रेलिया 4th पे, डेनमार्क 6ठे पे, 7वें पे स्वीडन, आयरलैंड 8वें पे, जर्मनी 8वें पे, और आपका जो है नीदरलैंड जो है आपका 10वें पे, ठीक है। टोटल 10 कंट्री है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है भाई। यहाँ पर ये ना 9 होगा और ये 5 होगा, समझ आ गया? ये है। अब ये देखो आप, ये तो पुरानी है, ठीक है भाई, आपको जो एनसीईआरटी में ही दे रखी है ये है। अब यहाँ पर जो है मैंने बता दें, जिसका 0.800 से ऊपर होगा वो हाई, अति उच्च में आएगा, ठीक है भाई, वेरी हाई डेवलपमेंट वाले स्टेज पर आएगा। तो देखो ये है नया स्तर, नॉर्वे पहले पे है, स्विट्जरलैंड दूसरे पे है, आयरलैंड तीसरे पे है, जर्मनी चौथे पे, हांगकांग 5वें पे, यानी कि चीन इधर आएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना, बाकी इस प्रकार से है, ठीक है भाई, ब्राजील, चीन वगैरह। तो हांगकांग बेसिकली क्या है, 5वें पे हमारा, ये आप देख सकते हैं, समझ आ गया? तो ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है प्लीज़ दोबारा देखिए वीडियो को, फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करिए, ठीक है। और चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, अब आप भी खुश होइए, नाचिए, ठीक है, इसकी तरह। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।